गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत हुए थे। तो आइए आज दिनकर जी के द्वारा रचित पाठ, लिखित पाठ संस्कृत क्या है, इसका अध्ययन किया जाए। देखिए बच्चों, दिनकर जी ने इस पाठ में संस्कृति के विषय में बताया कि संस्कृति क्या है, संस्कृत किसे कहते हैं। सामान्यतः हम इस शब्द का प्रयोग तो करते हैं अपने जीवन में, सभ्यता और संस्कृति, लेकिन हम उसके आशय को नहीं समझ पाते हैं। आखिर सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। तो इस पाठ में दिनकर जी ने सभ्यता और संस्कृति को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आखिर सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। पाठ के प्रारंभ में दिनकर जी ने यह बताया है कि हमारे पास उपभोग की जो वस्तुएं हैं, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, मोटर, कपड़े, विभिन्न प्रकार की जो ऐशो आराम की वस्तुएं हैं, वे सभी चीजें सभ्यता का अंग है। वे सभी चीजें सभ्यता के अंतर्गत आती हैं और उन वस्तुओं का कैसे उपभोग किया जाए, ये सब सारी चीजें संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास स्थूल चीजें हैं, कवि के शब्दों में हमारे पास जो स्थूल चीजें हैं वे सभ्यता के अंग हैं और उनका कैसे उपयोग किया जाए, व्यवहार में उन चीजों को कैसे लाया जाए, यह हमें संस्कृति सिखाती है। देखिए, जैसे हम टाई खरीद लें, कोट ले लें और टाई हमें बांधना ना आता, टाई का कैसे उपयोग किया जाए यह चीज हमें नहीं आता है। तो हम तो टाई रखे हैं, कोट रखे हैं, पैंट रखे हैं और विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं का संग्रह किए हैं, और अगर उनका हम उपभोग करना नहीं जानते हैं तो हम वस्तुओं का संग्रह करके सभ्य तो हो गए, लेकिन हम संस्कृत नहीं हुए। कहने का मतलब जो हमारे पास भौतिक वस्तुएं हैं वे हमारी सभ्यता की निशानी है, और उन चीजों का हम किस तरह उनको व्यवहार में लाए, यह हमारी संस्कृत की देन है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो सभ्य मानव है वह संस्कृत होगा, ऐसा नहीं है, या जो संस्कृत है वह सभ्य हो, वह भी ऐसा नहीं है। कवि लेखक के शब्दों में जैसे हमारे ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाते थे, घास फूस की झोपड़ी में रहते थे, पत्तल पे खाते थे, तो एक प्रकार से ये सभ्य नहीं थे, लेकिन संस्कृत मानव अवश्य थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर महान गुणों का वास था, करुणा, प्रेम, दया, सहानुभूति इत्यादि चीजें इनके हृदय में विद्यमान थी। इंसान से ही प्रेम नहीं करते थे, अपितु जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से भी इनकी अत्यधिक आत्मीयता रहती थी, बंधुजनों जैसा व्यवहार करते थे। तो एक प्रकार से हमारे ये जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि सभ्य तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन ये अत्यधिक संस्कृत मानव थे और हमारी संस्कृति के निर्माता थे। तो बच्चों, लेखक ने विविध उदाहरणों के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसी क्रम में लेखक आगे उदाहरण देता है कि घर हमारे पास कैसा हो, कितना बड़ा हो, कितना आलीशान हो, यह हमारी सभ्यता की निशानी है। लेकिन घर किस नक्शे पर बनेगा, घर का दरवाजा किस दिशा में होगा, रसोई घर किधर होगी, बेडरूम
इत्यादि चीजों का जो हम निर्णय करते हैं, ये सब चीजें हमारी संस्कृति की निशानी है। तो एक प्रकार से सभ्यता और संस्कृति दोनों आपस में मिली हुई है, दोनों का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। हम संस्कृति को सभ्यता से अलग नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में लेखक आगे बताता है कि जो हमारे अंदर अनेकानेक प्रकार की बुराइयां जैसे घृणा, द्वेष, क्रोध, नफरत, ये सब हमारे गुण प्रकृति है, ये सब हमारी प्रकृति है, स्वभाव है, गुण है। लेकिन जब इंसान संस्कृत होता है, संस्कृत मानव होता है, तो अपने इन बुराइयों पर वह नियंत्रण करता है, इन दुर्गुणों को अपने वश में रखता है। जो व्यक्ति संस्कृत, जिस व्यक्ति की जितनी महान होगी, वह उन दुर्गुणों को अपने वश में उतना ही अधिक कर पाएगा। कहने का मतलब है, अगर हमारी संस्कृति महान नहीं होगी तो ये सारे दुर्गुण हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हम इन दुर्गुणों के गुलाम हो जाएंगे, दास हो जाएंगे। और अगर हमारी संस्कृति महान है, महान संस्कृति के हम हैं, तो इन दुर्गुणों को हम अपने वश में कर लेंगे। तो एक प्रकार से सभ्यता से कहीं अधिक महत्व संस्कृति का है। इसी क्रम में उदाहरण देते हुए लेखक आगे कहता है कि सभ्यता की अपेक्षा संस्कृति जो है बहुत सूक्ष्म चीज है। सभ्यता स्थूल चीज है, सभ्यता स्थूल चीज है, वह दिखाई देती है, लेकिन संस्कृत बड़ी ही सूक्ष्म चीज है, वह हमें दिखाई नहीं देती है। सामान्यतः मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं कि मैं किस तरह की वेशभूषा पहना हूं, ये हमारी सभ्यता की निशानी है। लेकिन हमारे जो गुण जो हमारे अंदर विद्यमान है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, वह हमारी संस्कृति की निशानी है। तो सभ्यता एक स्थूल चीज है और संस्कृत सूक्ष्म चीज है। इसी को आगे लेकर उदाहरण के माध्यम से बताता है कि जैसे दूध हमारे पास है, हम दूध को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, लेकिन दूध में जो विद्यमान मक्खन है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। दूध अगर हमारे पास है और दूध हम देख रहे हैं, दूध हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन दूध में जो विद्यमान मक्खन है हम उसे नहीं देख पाते। मानिए कोई फूल है हमारे पास, हमारे हाथ में कोई फूल है, उस फूल को हम देख रहे हैं और फूल हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन फूल में जो विद्यमान सुगंध है उसे हम नहीं देख पाते हैं, उसका केवल अनुभव कर पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार सभ्यता हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन संस्कृति हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। संस्कृति का मात्र अनुभव किया जा सकता है, उसे अनुभव से जाना जा सकता है। इसी क्रम में लेखक आगे समझाते हुए कहता है कि अचानक अगर कोई व्यक्ति अमीर हो जाए, उसके पास पैसा आ जाए, तो वह सभ्यता की वस्तुओं को इकट्ठा तो कर सकता है, लेकिन वह उस अमीर व्यक्ति की संस्कृति को नहीं जी पाएगा, या उस संभ्रांत वर्ग की संस्कृति को सीखने में उसे कई वर्ष लग जाएंगे। अचानक धन आ जाने पर हम ऐशो आराम की वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एक संभ्रांत वर्ग का व्यक्ति जिस जीवन शैली में जीता है, जिस तरह उन वस्तुओं को व्यवहार में लाता है, जिस तरह वे वस्तुएं उसके व्यवहार में शामिल है, उस चीज को सीखने में हमारे वर्षों निकल जाएगा। तो एक प्रकार से सभ्यता की वस्तुओं का संग्रह तो हम आसानी से कर सकते हैं, सभ्यता की वस्तुओं का आसानी से संग्रह किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति को सीखने में, संस्कृति का उत्थान करने में, संस्कृति को व्यवहार में लाने में, संस्कृति का विकास होने में सदियां बीत जाती है। इसी क्रम में आगे कहता है लेखक कि संस्कृत ऐसी चीज नहीं है जिसका निर्माण 150 वर्ष में होता है। संस्कृत तो ऐसी चीज है जिसके निर्माण में
शताब्दियां बीत जाती हैं। वही चीज मैं आपको बता रहा था ना कि संस्कृत का निर्माण 1-2 वर्ष में नहीं होता है, शताब्दियां बीत जाती हैं। उसी चीज को लेखक ने समझाया कि मानिए मैं गरीब, अचानक मेरी अच्छी नौकरी लग गई, मैं ऊंचे ओहदे पर चला गया, घर आने लगा, मैं विलासिता की वस्तुओं को खरीद लिया। अब विलासिता की वस्तुओं को तो मैं खरीद लिया, लेकिन उन्हें कैसे व्यवहार में लाया जाए वह चीज सीखने में मुझे वर्षों लग जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार संस्कृति का निर्माण 2-4-6 साल में नहीं होता है, संस्कृत का निर्माण में शताब्दियां बीत जाती हैं। इसी क्रम में लेखक आगे कहता है कि व्यक्ति का जैसा संस्कार होता है, संस्कार से तात्पर्य संस्कृति से है, वह उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। यहां तक लेखक ने बताया है कि सभ्यता का संबंध केवल एक जन्म तक होता है। सभ्यता का संबंध मानव के एक जन्म तक होता है। जैसे कोई अमीर है, उसके पास ऐशो आराम की, विलासिता की अनेकानेक वस्तुएं हैं, लेकिन मरने के बाद सारी वस्तुएं ही रह जाएंगी, कोई उसके साथ नहीं रहेंगी। लेकिन अगर वह संस्कारवान है तो लेखक के शब्दों में उसके गुण, उसके जो अंदर का संस्कार है वह पुनर्जन्म में भी परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। तो सभ्यता का संबंध एक जन्म से होता है और संस्कृत का संबंध जन्म जन्मांतर से होता है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जब कोई बच्चा जन्म से ही होनहार होता है, कुशाग्र बुद्धि का होता है, तो सहज ही व्यक्ति कहता है ना, अरे भाई इसके पुनर्जन्म का संस्कार है, पुनर्जन्म के गुण है। तो एक प्रकार से लेखक यह बताना चाहता है कि सभ्यता का संबंध मानव के एक जन्म से होता है। क्यों? क्योंकि सभ्यता का संबंध बाह्य जगत से होता है, बाहरी दुनिया से होता है, लेकिन संस्कृत का संबंध आत्मा से होता है। इसलिए इसका संबंध जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति के साथ बना रहता है। इसी क्रम में कवि आगे बताता है कि आदिकाल से हमारे लिए जो काव्य और दर्शन रचते आए हैं, चित्र और मूर्ति बनाते आए हैं, वे हमारी संस्कृति के रचयिता हैं। जैसे आदि कवि वाल्मीकि हो या कालिदास हो, ये सब कौन है? ये सब लोग ही हमारे संस्कृति के रचयिता हैं। देखिए, संस्कृत तो एक लैंग्वेज है। संस्कृति का मतलब हमारा रहन सहन, हमारे सोचने समझने की क्षमता, यह संस्कृति है। संस्कृत एक लैंग्वेज है, भाषा है, और संस्कृति हमारा रहन सहन, हमारे सोचने समझने का तरीका। तो लेखक कहता है आदिकाल से हमारे लिए जो काव्य रचते आए हैं, मूर्ति बनाते आए हैं, चित्र बनाते आए हैं, वे ही हमारी संस्कृति के रचयिता हैं। आदिकाल में हम जिस जिस रूप में शासन चलाते आए हैं, पूजा करते आए हैं, मंदिर और मकान बनाते आए हैं, नाटक और अभिनय करते आए हैं, बर्तन और घर के दूसरे सामान बनाते आए हैं, कपड़े और जेवर पहनते आए हैं, शादी और श्राद्ध करते आए हैं, पर्व एवं त्योहार मनाते आए हैं, पड़ोसियों के साथ हमारा जो व्यवहार है, ये सब चीजें क्या है? हमारी संस्कृति का ही तो अंश है। ये सब चीजें हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। संस्कृत का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है, यानी मेल जोल से बढ़ती है संस्कृति। इसी क्रम में लेखक आगे कहता है कि संस्कृति एक दूसरे के मेल जोल से बढ़ती है। मानिए हम अमेरिका चले गए,
तो हम अपनी संस्कृति को साथ लेकर वहां गए। मान लीजिए किसी अमेरिकन से मेरी मुलाकात होती है, वह हमें देखेगा, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान को, हमारे आचार विचार को देखेगा तो उससे प्रभावित होगा। तो वह अमेरिकन संस्कृति भारतीय संस्कृति से प्रभावित होगी और हम उस अमेरिकन व्यक्ति को देखेंगे, उसके रहन सहन खान पान को देखेंगे, उसके सोचने समझने के तरीके को समझेंगे, जानेंगे। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति अमेरिकन संस्कृति से प्रभावित होती है। तो संस्कृतियां आदान प्रदान से बढ़ती है। जब एक संस्कृति का मानव दूसरे संस्कृति के मानव के संपर्क में आता है, चाहे जिस ढंग से संपर्क में आता हो, तो इस प्रकार से संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। भाई संपर्क में आने का कई कारण हो सकता है, व्यापार हो सकता है, शत्रुता मित्रता हो सकती है। इस ढंग से जब एक संस्कृति का मानव दूसरे संस्कृति के मानव के संपर्क में आता है तो इस प्रकार से उन दोनों की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और इस तरह से संस्कृतियां आदान प्रदान से ही बढ़ती है। हाँ, इसी क्रम में लेखक आगे कहता है कि जो संस्कृति केवल देना ही जानती है, दूसरी संस्कृतियों के गुणों को ग्रहण करना नहीं जानती है, तो अवश्य में वह संस्कृति समाप्त हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। पहली बात तो यह निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि विश्व की लगभग समस्त संस्कृतियां एक दूसरे से प्रभावित हुई। भारतीय संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित हुई, यूरोपीय संस्कृति भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुई है। हाँ, अगर अपवाद स्वरूप कोई संस्कृति हो जिसके लोग कहते हो कि हमारी संस्कृति पर विश्व के किसी भी संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है, तो अवश्य में वह संस्कृति चिरस्थायी नहीं हो सकती है, निश्चित ही उसका विनाश हो जाएगा। संस्कृति चिरस्थायी हो तो उसके लिए आवश्यक है कि अन्य संस्कृतियों के सद्गुणों का उसमें समावेश हो। इसी क्रम में लेखक आगे कहता है कि जहां यूरोपीय जगत में सेली और किट्स जैसे लेखक पैदा होते हैं, तो वहीं उनसे प्रभावित होकर दूसरी भाषा में, बांग्ला भाषा में, हिंदी भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारक और लेखक उत्पन्न होते हैं। जब मुसलमानों का आक्रमण हिंदुस्तान में हुआ तो उसके साथ ही साथ एक नई भाषा का भी जन्म हुआ, जिसे हम उर्दू कहते हैं, और मुगल चित्रकारी से लोग परिचित हुए। जब यूरोपीय संस्कृति के प्रभाव में हिंदुस्तान आता है तो महान विचारकों का हिंदुस्तान में जन्म होता है, चाहे वह राजा राम मोहन राय हो, चाहे दयानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महात्मा गांधी। ये महान समाज सुधारक जो हमारे देश में पैदा हुए, ये यूरोपीय संस्कृति के प्रभाव स्वरूप ये पैदा हुए। जहां यह भी बताया गया, जहां एक तरफ हिंदुस्तान में बुद्ध का जन्म होता है तो वहीं पश्चिमी जगत में ईसा का जन्म होता है। तो एक प्रकार से जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के प्रभाव में आती है तो एक संस्कृति के जो सद्गुण है, दूसरी संस्कृति का जब व्यक्ति उसके प्रभाव में आता है तो उन सद्गुणों को वह ग्रहण कर लेता है, जिसके प्रभाव स्वरूप उसकी संस्कृति के दुर्गुण दूर होते हैं और महान व्यक्तियों का जन्म होता है, चाहे वह साहित्यकार हो, चाहे समाज सुधारक हो, चाहे दार्शनिक हो, चाहे विचारक हो। तो लेखक यही बताना चाहता है कि वही सभ्यता और संस्कृति चिरस्थायी हो सकती है, वही संस्कृति चिरस्थायी हो सकती है जो दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव में आने पर उसके सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसी क्रम में लेखक आगे कहता है, केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर ही नहीं, संस्कृति का संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। तो संस्कृति का प्रभाव सभ्यता पे के साथ साथ दर्शन और विचार पर ही
जब एक संस्कृत का व्यक्ति दूसरे संस्कृत के व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसकी सभ्यता तो परिष्कृत होती ही होती है, साथ ही साथ संस्कृत का भी प्रसंस्करण होता है, संस्कृत भी उसकी महान बनती है। उसके दर्शन और विचार पर उस संस्कृत के दर्शन और विचार का प्रभाव पड़ता है। एक देश में जो दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न होते हैं उनकी आवाज दूसरे देशों में भी मिलते जुलते दार्शनिक और महात्माओं को जन्म देती है। उसी क्रम में आगे बताया गया, एक देश में जो धर्म खड़ा होता है वह दूसरे देश के धर्मों को भी कुछ कुछ बदल देता है। यही नहीं बल्कि प्राचीन जगत में तो कुछ ऐसे भी देवी देवता मिलते हैं जो कई जातियों के संस्कारों से मिलकर एक जगह जमा हुए हैं। एक जाति का रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है। तो कहने का भाव यहाँ यह है कि जब हम एक संस्कृत के लोग दूसरे संस्कृत के लोग के संपर्क में आते हैं तो उनके दर्शन और विचार भी प्रभावित होते हैं। जब एक महापुरुष किसी जगह पैदा होता है तो उसके विचारों से दूसरे संस्कृत के लोग भी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से उस संस्कृत के सद्गुण दूसरे संस्कृत में आ जाते हैं और इस तरह से दोनों संस्कृतियों के लोग जब आपस में मिलते हैं तो उनके देवी देवता उनके रिवाज लगभग एक हो जाते हैं। आज भारतीय संस्कृति में क्या है, क्रिसमस तो हिंदुओं का त्योहार नहीं है, ईद तो हिंदुओं का त्योहार नहीं है, लेकिन जब मुसलमान भारत में आए तो हिंदू भी ईद मनाना शुरू कर दिए। जब यूरोपीय जगत के लोग हिंदुस्तान में आए तो हम लोग क्रिसमस भी मनाने लगे। तो आज देखा जाए तो समस्त भारतीय इन सारे त्योहारों को आपस में मिलजुल कर मनाता है। ये सारे रिवाज आज किसी एक धर्म विशेष के नहीं रह गए, एक संस्कृत विशेष के नहीं रह गए, एक जाति विशेष के नहीं रह गए, बल्कि सभी के रूप में। इसी क्रम में लेखक आगे कहता है, एक देश की आदत दूसरे देशों के लोगों के लिए दूसरे देशों के देश के लोगों की आदत में समा जाती है। कहने का मतलब यह है कि एक ही संस्कृत की आदत जब वह दूसरे संस्कृत के संपर्क में आता है उसकी भी आदत बन जाती है। अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश वह जाति और अधिक शक्तिशाली और महान समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों और संस्कृतियों के अपने भीतर समाहित कर लेती है। कहने का मतलब वह संस्कृति उतनी ही अधिक महान है जिसने विश्व की अनेकानेक संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। कवि का संकेत, कवि का इशारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तरफ है। उन्हें पचा करके बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियाँ बची हुई है। तो पाठ के अंत में राष्ट्रवादी लेखक कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह बता ही दिया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व की महान सभ्यताओं और संस्कृतियों में समाहित है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर विश्व की अनेकानेक संस्कृतियां समाहित हैं। तो लेखक ने बताया कि वह सभ्यता और संस्कृति उतनी ही महान समझी जाती है, उतनी अधिक महान समझी जाती है, जिसके अंदर अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के गुण अधिक से अधिक समाहित हैं। तो इशारा यहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तरफ है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति लेखक के नजरिए से महान है। क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विश्व की महत्वपूर्ण सभ्यताओं और संस्कृतियों के सद्गुण समाहित हैं। तो इस तरह यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व की महान सभ्यता और संस्कृति है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह पाठ का सारांश रहा। आप लोग पाठ का अध्ययन करिएगा और आपके लिए लेखन कार्य है कि
कि सबसे पहले अब आप जो है इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय लिख लेंगे। तदुपरांत पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखेंगे। बाकी कुछ प्रश्न लेकर हम अगले वीडियो में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।